नमस्कार। आइए झारखंड सीरीज़ का अगले वीडियो पर चर्चा करते हैं। अगला वीडियो जैसा कि टॉपिक आप देख रहे हैं, झारखंड का राजनीतिक और प्रशासनिक परिचय। हम जस्ट कल से हमने शुरू किया है। इसमें पहला वीडियो कल आया सामान्य परिचय, और हमने आपको बताया है कि झारखंड के परिचय में ही मैं आपको लगभग 3 पार्ट में बताऊंगा। तो एक पार्ट तो कल हो चुका सामान्य परिचय के तौर पर। इस पर एक राजनीतिक और प्रशासनिक परिचय पर बात करूंगा, और इसके अलावा एक भौगोलिक परिचय पर बात करूंगा। तो आइए राजनीतिक और प्रशासनिक परिचय को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले झारखंड का राजनीतिक परिचय, कि झारखंड की माने पॉलिटिकली ये क्या सिग्निफिकेंट रखता है, कहाँ कितना इम्पोर्टेंस रखता है, क्या नहीं, कितनी सीटें हैं वगैरह वगैरह, इस वीडियो के में हम लोग देखेंगे। देखिए, एक टर्म होता है विधायिका, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो लेजिस्लेचर। चूंकि भारत में संघीय विधायिका यानी विधायिका के संघीय ढांचा को एक्सेप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया है, फेडरल लेजिस्लेचर को एक्सेप्ट किया गया है। और फेडरल लेजिस्लेचर यानी संघीय ढांचे का मतलब ये होता है कि विधायिका केंद्र का भी होगा और राज्य का भी होगा। समझते जाना है चीज़ों को। केंद्र का भी होगा, राज्य का भी होगा। केंद्रीय विधायिका के तहत 2 सदन है। कितने सदन हैं? 2 सदन। जबकि राज्य विधायिका के तहत कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे 2 सदन हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं, ज़्यादातर ऐसे राज्य हैं जहां पर 1 सदन है। झारखंड का जो सवाल है, तो 1 सदनीय विधायिका है राज्य में, और उस 1 सदनीय को कौन सा सदन है, तो उसको आप कहते हो विधान सभा। ठीक है। जबकि यहां पे 2 सदन में कौन कौन है, ये मैंडेटरी, मतलब केंद्र के लेवल पे, चूंकि कई राज्यों की राज्य विधायिका हैं लेकिन केंद्रीय विधायिका एक ही है, तो ये 2 सदनीय है। इसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। 1 सदनीय को यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। बाई कैमरल जो है सेंटर का, उसमें एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ठीक है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। अब आइए झारखंड की स्थिति को पहले देखते हैं कि क्या है, झारखंड कहाँ है। लोकसभा में झारखंड की कुल 14 सीटें हैं। झारखंड में टोटल लोकसभा की 14 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में कुल 6 सीटें हैं। ठीक है ना। यानी अगर ये पूछा जाए कि संसद में, याद रखिएगा ये दोनों सदन प्लस राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बराबर संसद होता है, तो संसद का मतलब भी कई बार केंद्रीय विधायिका लगाया जाता है। अगर सवाल आपसे ये पूछ दे कि संसद में झारखंड से कितने सदस्य हैं, तो नहीं 14 उत्तर होगा और ना ही 6 उत्तर होगा, उत्तर होगा 20, क्योंकि संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों आता है। आपको पता है, ये हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है, लोकसभा का 5 वर्ष होता है। ये राज्यसभा के सदस्यों 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल में रिटायर होते हैं। यानी 6 सदस्य जरूर हैं, हर 2 वर्ष में 2 सदस्य बदलेंगे। 2 राज्यसभा सीटों का चुनाव होगा। 14 में याद रखना है 5 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। लोकसभा के जो 14 सीटें हैं उसमें 5 सीट एसटी के लिए रिजर्व है और 1 सीट एससी के लिए रिजर्व है, और वो ये 1 सीट है पलामू। पलामू लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। जबकि 5 सीटें लोकसभा की क्या हैं, एसटी के लिए है। कितनी सीटें हैं, तो 5 सीटें। ये 5 सीटें कौन कौन है जरा मैं आपको बता दे रहा हूं। यानी लोकसभा के लिए जो 5 रिजर्व सीटें हैं उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लोकसभा के लिए जो 5 रिजर्व सीटें हैं, ठीक ना, और वो हैं जस्ट अ सेकेंड, हाँ, लोकसभा के लिए जो 5 है वो है दुमका, राजमहल, खूंटी। कौन कौन देख लीजिए। लोकसभा के लिए 5 जो एसटी रिजर्व सीट है, ये 5 मैं इसकी बात कर रहा हूं। क्या क्या है देखिए, दुमका, राजमहल, खूंटी, ठीक है, दुमका हो गया,
राजमहल हो गया, खूंटी हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया और लोहरदगा हो गया। पश्चिमी सिंहभूम और लोहरदगा, ये 5 ऐसी सीटें हैं लोकसभा की जो एसटी के लिए रिजर्व है, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व, जनजाति के लिए रिजर्व है, जबकि 1 सीट पलामू है जो कि एससी के लिए रिजर्व है। तो अनरिजर्व कितना हो गया? तो 8 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जो अनरिजर्व है। समझ में आई बात? तो ये याद रखिएगा, ये स्थिति है हमारी केंद्रीय विधायिका में, ये स्थिति हमारी केंद्रीय विधायिका में। अगर आप विधानसभा की चर्चा करें तो कुल सदस्य संख्या झारखंड की विधानसभा में कितना? 81 है। टोटल सीट विधानसभा की 81 हैं, याद रखिएगा। इसमें 28 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं और 9 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं, और बाकी जो बची 44 सीटें हैं वो अनरिजर्व हैं, ये याद रखिएगा। तो विधानसभा में 28 एसटी, 9 एससी, जबकि लोकसभा में 5 एसटी, 1 एससी। ठीक है, तो लोकसभा वाली चूंकि संख्या कम है इसलिए याद रखना है, और एससी का 1 है तो पलामू, ये तो और इंपॉर्टेंट है, चूंकि 1 ही है, ज्यादा तथ्य याद नहीं करना है, क्वेश्चन बन सकता है इन चीजों से। ठीक है, तो राज्य की जो विधानसभा है उसमें याद रखिएगा ये हालात है। अब आपको ये पता है कि विधानसभा में जिस भी दल को या जिस भी गठबंधन को बहुमत मिलता है, सरकार उसी की बनती है। जिसको भी बहुमत मिला उसकी सरकार बनी। अभी रिसेंटली अब देखे होंगे कर्नाटका में चुनाव हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अच्छी खासी, मतलब प्रचंड बहुमत भी कह सकते हैं, मिली, वो लोग सरकार बना रहे हैं। यहाँ जिस स्टेट में जिसको बहुमत मिलता है वो क्या करता है? सरकार बना लेता है। सरकार बनाने का मतलब यह है कि एक मंत्री परिषद का गठन होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसको बोलते हैं। इस मंत्री परिषद को हेड कौन करेगा? तो सीएम, राज्य में सीएम, सेंटर में पीएम। ठीक है ना? तो याद रखना है, जो बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन ने जिसे अपना नेता चुना वो सीएम चुन लिया गया, और सीएम की सलाह पर राज्यपाल बाकी मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, सीएम की सलाह पर। ठीक है ना? तो इस तरीके से एक मंत्री परिषद झारखंड में भी है। झारखंड में सीएम सहित मंत्रियों की संख्या कितनी अधिकतम हो सकती है? 12 हो सकती है। एक्चुअली देखिए क्या है कि भारत में एक 93वां संविधान संशोधन लाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। उस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि चाहे सेंटर में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या है, कुल सदस्य संख्या, इसके 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते। होता क्या था कि जब कई दल मिल करके सरकार बनाते थे ना, तो सब दल चाहते थे कि मेरे मंत्री बने, मेरे मंत्री बने। ठीक है ना? अब इससे क्या होता था कि मंत्रियों की संख्या बढ़ जाती थी। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 93वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया और उसके जरिए यह व्यवस्था किया कि अगर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो लोकसभा के जो टोटल मेंबर हैं, टोटल स्ट्रेंथ है, उसका 15% मैक्सिमम हो सकता है। उसी तरीके से विधानसभा 81 जैसे झारखंड का है तो इसका 15% कितना होता है? लगभग 12। तो झारखंड में अधिकतम मंत्रियों की संख्या 12 हो सकती है। ये जो मंत्री परिषद है, ये जो मंत्री परिषद है, इसको आप सरकार बोलिए, चाहे इसी को आप कार्यपालिका बोलते हैं, राइट? कार्यपालिका बोलते हैं। अब इसके साथ साथ एक होता है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका, भारत में एकीकृत न्यायपालिका अपनाया गया है। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब यह है कि जिस तरीके से कार्यपालिका और विधायिका को संघीय ढांचे के अनुरूप अपनाया गया है, मतलब राज्य का अलग होगा, केंद्र का अलग होगा, लेकिन न्यायपालिका के संदर्भ में इसको इंटीग्रेटेड वे में अपनाया गया है। यानी राज्य का अपना अलग और केंद्र का अपना अलग, ऐसी बात नहीं है। वो एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ हाई कोर्ट को कहेगा तो सुनना पड़ेगा, हाई कोर्ट कुछ लोअर कोर्ट को कहेगा तो सुनना पड़ेगा। इस प्रकार का एक इंटीग्रेटेड शेप है। जबकि यहां ऐसी बात नहीं है, याद रखिएगा, केंद्रीय विधायिका के अपने अधिकार क्षेत्र हैं, जबकि राज्य विधायिका का अपना अधिकार क्षेत्र है। केंद्रीय कार्यपालिका यानी सरकार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसका अपना पावर है। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अपना पावर है। वो कुछ बोलेगा, इसको सुनना ही पड़ेगा। ऐसी कोई, मतलब इस बात की कोई ऐसा नहीं है कि ना ये ऐसा करना ही पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा कुल मिलाकर के पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन हुआ। देखिए, ये पूरी पॉलिटी नहीं हो गई झारखंड का,
ठीक है, लेकिन एक परिचय के तौर पर आप जानिए। पहले तो परिचय जानना होगा ना। अब इसी में आप जान सकते हैं कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन रहे, फिलहाल जो मुख्यमंत्री हैं वो कैवे नंबर के हैं, क्या नहीं है। जब हम लोग झारखंड की राजनीति पढ़ेंगे डिटेल में, तब मैं आपको उन बातों पर आपके साथ चर्चा करूंगा। फिलहाल अभी इसमें इतना ही। अब आप आ जाइए कि अच्छा, नोट्स बनाते रहिएगा मेरे भाई, आपको बहुत काम आएगा। मेरे अनुभव पर भरोसा करिए, ठीक है, आपको बहुत काम आने जा रहा है इन फ्यूचर, इसलिए एक क्लास का आपके पास एक नोट्स होना चाहिए। अब आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं प्रशासनिक परिचय पे। और प्रशासनिक परिचय की जब आप बात करोगे तो देखिए, प्रशासनिक परिचय में क्या होता है, एक राज्य को कई सारे प्रमंडलों में बांटा जाता है, कमिश्नरीज में, और प्रमंडलों को कई सारे जिलों में बांटा जाता है। उसके बाद इन जिलों को कई सारे ब्लॉक या प्रखंड कह सकते हैं, उसमें आप इसके ऊपर एक अनुमंडल है, और अनुमंडल के बाद क्या हो जाता है, तो ब्लॉक हो जाता है, यानी प्रखंड हो जाता है ये। तो फिलहाल हम लोग हमारा जो दायरा रहेगा वो प्रमंडल और जिलों पर रहेगा इस वीडियो पे मूलतः। इसके अलावे अगर आप ब्लॉक के नीचे चले जाएंगे, या एक पैरेलल एक और व्यवस्था होती है जिसको आप कहते हो स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायत वगैरह आता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, और अर्बन जो पंचायत हैं, नगरीय पंचायत, नगर निगम वगैरह, ये सब। तो ये टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे, ये हमारा अलग मैटर होगा। फिलहाल आइए मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा कर दूं जिला और प्रमंडल वाइज की क्या स्थिति है हमारी, ठीक है ना। चलिए, तो आपको अच्छी तरह पता है कि झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं जी। आइए थोड़ा सा मैं कुल कितने प्रमंडल हैं, तो 5 प्रमंडल है। अगर एक झारखंड का एक मैप बनाऊं, देखिए मैप हो सकता है कंफर्म नहीं बने, लेकिन एक मोटा मोटी मान के चलिए ना कि ऐसा ही है कुछ, ठीक है, मान के चलिए। मानने में क्या जाता है भाई, मानने में तो कुछ है नहीं। चलिए ऐसे ही मान के चलिए, ये झारखंड है सपोज, ये आपका झारखंड का मैप है एक अप्रॉक्सीमेट। अब इसी में थोड़ा सा इसको और ऐसे कर दीजिए, चलिए इसी को झारखंड का मैप समझिए। मैं ये नहीं कह रहा एक्यूरेट यही है, इधर उधर हो सकता है, मैप है। और एग्जामिनर भी आपसे पूरा मेंस एग्जाम अगर जेपीएससी वगैरह का आप लिखते हो, ऐसा नहीं कि पूरा एग्जैक्ट मैप की जरूरत है, एक आइडिया मोटा मोटी आपको देना होता है। 5 प्रमंडल है। सबसे पहले यहां पे एक ब्लॉकेज कर दीजिए, इस प्रमंडल को कहते हैं संथाल परगना, ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। वैसे ही इसको आप एक ब्लॉकेज कर दीजिए, और इसको आप कहते हो पलामू, ठीक है ना। उसी प्रकार इसको आप इस तरीके से ब्लॉकेज कर दीजिए, और यहां पे इसको आप कह दीजिए कोल्हान प्रमंडल, और यहां पर एक छोटा सा ऐसे कर दीजिए, ये हो गया नॉर्थ छोटा नागपुर, और ये हो गया साउथ छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। पहले तो 5 प्रमंडल ये याद रखिए, 5 का लोकेशन ये है, 5 का मुख्यालय है। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय हो गया मेदिनीनगर। साउथ छोटनागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हो गया रांची। उत्तरी छोटनागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हो गया हजारीबाग। संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय हो गया दुमका, और इसका हो गया चाईबासा। कोल्हान का क्या हो गया, चाईबासा। अब एक एक पॉइंट, सबसे पहले चाहे अगर बेहतर हो तो बेहतर होगा कि आप लिख लें, झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। पहला पलामू, उत्तरी छोटनागपुर, दक्षिणी छोटनागपुर, संथाल परगना तथा कोल्हान प्रमंडल। इनमें से सन 2000 में
15 नवंबर 2000 में जब झारखंड का स्थापना हुआ, उस वक्त कुल 4 प्रमंडल हुआ करते थे। या नहीं, ऐसा नहीं, ये लिखना है कि सबसे नवनिर्मित प्रमंडल कौन है, सबसे नया कौन है। तो ये कोल्हान प्रमंडल सबसे नया है। पहले 4 हुआ करता था, बाद में कोल्हान प्रमंडल एक और बनाया दिया गया। ठीक है, अब अगला पॉइंट यह आता है कि आखिर किस किस में कितने कितने जिले हैं। टोटल हमारे पास जिला कितना है जी? तो टोटल हमारे पास 24 डिस्ट्रिक्ट है। कितना? 24 डिस्ट्रिक्ट है। सबसे अधिक जिला है यहां, 7 जिला है उत्तरी छोटानागपुर पे, 6 जिला है संथाल परगना पे, याद रखना है, और 5 जिला है दक्षिणी छोटानागपुर पे। तो 7, 6, 13 और 5 18 हो गया। अब बचे 6 जिले। पलामू प्रमंडल में 3 जिला और कोल्हान प्रमंडल में 3 जिला। पलामू प्रमंडल में 3 जिला, कोल्हान प्रमंडल में 3 जिला। तो जहां जहां 3 जिला है, जहां जहां 3 जिला है, मैं पहले उन 3 जिलों को आप अभी ही जान लीजिए। यहां पे देखिए, ये इस प्रकार का एक शेप है। ये हो गया इधर, इस मैप के इस साइड को पूरब कहा जाता है, इस साइड को पश्चिम। ये है, इसलिए ये वेस्ट सिंहभूम है, ये ईस्ट सिंहभूम है, और ये है सरायकेला खरसावा। वेस्ट सिंहभूम पश्चिम सिंहभूम से ही कट करके एक नया जिला सरायकेला खरसावा बनी थी, याद रखना है। उसी प्रकार यहां भी है 3 जिला, ठीक है ना। तो लातेहार, पलामू और गढ़वा, ये है गढ़वा, लातेहार ऐसे करके, और पलामू, यानी यहां पे 3 जिला है। पलामू, लातेहार और गढ़वा, 3 6 जिला। ये लोकेशन है, समझिएगा। सबसे इस कोने का जो जिला है उसको गढ़वा कहते हैं, इस कोने का जो जिला है इसको पूर्वी सिंहभूम कहते हैं। पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर है जमशेदपुर, ध्यान रखिएगा, और पश्चिमी सिंहभूम का हेडक्वार्टर है चाईबासा, जो कोल्हान प्रमंडल का भी हेडक्वार्टर है, यानी मुख्यालय है। करेक्ट? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं और फिर थोड़ा सा और आगे चलता हूं। चलिए, अब 24 जो जिले हैं ना, उनसे रिलेटेड कुछ तथ्य आपको जानना चाहिए। क्या तथ्य जानना चाहिए? राज्य निर्माण के समय, जब राज्य निर्माण हुआ था, यानी के समय, हमारे पास टोटल 18 जिले हुआ करते थे। इसका मतलब 6 जिले बाद में बने हैं। उन 6 को जरा सा पहले जान जाइए वो कौन है, यानी बाद में गठित जिले जो बाद में बने हैं। नंबर 1, 19वें जिले के तौर पर लातेहार बना था। नंबर 2, सिमडेगा बना। नंबर 3, सरायकेला खरसावा नहीं, आप यूं समझिए कि जामताड़ा बना पहले, जामताड़ा बना, बल्कि मैं कहता हूं जामताड़ा दूसरे नंबर पर लिखिए। चलिए, जामताड़ा बना, सिमडेगा बना, ठीक है ना, और चौथा क्या है? सरायकेला खरसावा बना। 5वां जिला कौन बना? तो रामगढ़ बना, रामगढ़। और रामगढ़ बाद में बना, 24वां बना, मतलब पहले खूंटी बना और उसके बाद रामगढ़ बना, उसके बाद रामगढ़ बना। ये 6 जिले बाद में बने। क्रम से याद रखना है मेरे दोस्त। ये जो चारों आपको दिखाई दे रहे हैं वो 2001 में बनते हैं, और ये जो दोनों आपको दिखाई देते हैं वो 2007 में बनते हैं। सन 2001 में 4 बन गए। डेट अगर बात करें तो ये 4 अप्रैल को बनता है, 4 अप्रैल 2001। ये दोनों, सॉरी, जामताड़ा का अगर आप बात करो तो ये 26 अप्रैल को बनता है, 26 अप्रैल। और
ये 30 अप्रैल को बना है और ये भी 30 अप्रैल को बना है। कुल मिलाकर के अप्रैल महीने का सन 2001 का अप्रैल महीने में 4 जिले बन गए। डेट याद रखना है। सबसे पहले यानी 19वां जिला के रूप में लातेहार मिला, सबसे अंत में रामगढ़ बना जो कि 24वां जिले के रूप में जाना जाता है। खूंटी कब बना तो याद रखना है, ये दोनों जो बना है ये 12 सितंबर को, 12 सितंबर 2007 को ये दोनों बन गए। ध्यान रखना है डेट वाइज। तो हमने क्या बताया, पहले लातेहार बने, उसके बाद जामताड़ा बना, उसके बाद सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, खूंटी और रामगढ़। और इसके बाद याद रखिएगा लातेहार पलामू को काट करके बनाया गया, जामताड़ा दुमका को काट करके बनाया गया है, राइट। सिमडेगा गुमला को काटकर बनाया गया है, ठीक है ना। किसको काटकर बनाया गया, गुमला को काटकर। सरायकेला खरसावां जैसा मैंने बताया वेस्ट सिंहभूम को काटकर बनाया गया। खूंटी किसको काटकर बनाया गया, खूंटी रांची से। और रामगढ़ हजारीबाग से काटकर बनाया गया। ये कुल मिलाकर के 6 राज्य निर्माण के पश्चात जो बने जिले हैं उनका क्रम है। क्वेश्चन आपसे यहां से बहुत बार पूछा गया है, इसलिए थोड़ा सा गौर करना है, समझना है चीज़ों को। अब मैं और आगे थोड़ा बढ़ता हूं, कुछ और तथ्य जिलों के बारे में जान ही जाइए जब यहां तक पहुंच गए हैं तो। और कोशिश करिए कि नोट इन सब चीज़ों का क्या कर लें, है ना। तो नोट कर लीजिएगा तो क्या होगा, एक तरीके से तैयारी होती चली जाएगी। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, नोट्स नहीं बनाएंगे तो नहीं चलेगा। मैं कोशिश करूंगा आगे आने वाले क्लासेस को और नोट्स के फॉर्म में आपको पढ़ाऊं, ताकि आप एक साथ मैंने बैठ करके चीज़ों को लिख भी सकें, पॉइंट आउट कर सकें। अब देखिए, अगर आप क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है और न्यूनतम किसका है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वेस्ट सिंहभूम का है जो लगभग 5,351 किलोमीटर स्क्वायर है। और न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है जी, यानी सबसे छोटा जिला कौन है, रामगढ़। कौन है, रामगढ़, जो 1360 किलोमीटर स्क्वायर का है। ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। सबसे छोटा तो आप पढ़ रहे हैं पर उसका कितना एरिया है वो भी आप देख लीजिए। अब देखिए, अब ज्यों ज्यों दिन बीत रहा है ना, क्वेश्चंस के स्तर भी बढ़ेंगे। रिपीट तो कर नहीं सकता बहुत ज्यादा क्वेश्चन, तो क्या करना होता है, नए क्वेश्चन ढूंढने के चक्कर में इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे रांची, इसके बाद रांची का नंबर आता है, तो कितना है लगभग, तो 5,231 किलोमीटर स्क्वायर रांची का साइज है। याद रखना अच्छे से, ये याद रखिएगा। क्षेत्रफल की मैं बात कर रहा हूं। एरिया, सबसे बड़ा एरिया किसका है, पश्चिमी सिंहभूम का 5,351 किलोमीटर स्क्वायर। न्यूनतम रामगढ़ 1,360 किलोमीटर स्क्वायर। याद रखना है, ठीक है ना। एक पॉइंट और आता है जिसको आप कहते हो कि आखिर सबसे पुराना जिला कौन है। ये बड़ा सवाल पूछता है। आपने सबसे नया जिला तो देख लिया, कौन था सबसे नया जिला, तो रामगढ़ था, 24वां जिला। सबसे पुराना जिला, सर्वाधिक पुराना, यानी झारखंड में जितने जिले हैं उसमें सबसे पुराना कौन है। ये बड़ा अच्छा, अब देखिए नए डायमेंशंस के क्वेश्चंस बनेंगे, आपको थोड़ा सा तो स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है ना। नया थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। तो सबसे पुराना जिला अपने यहाँ है हजारीबाग, याद रखना है। हजारीबाग के बाद दुमका, ये भी याद रखना है, दुमका। और दुमका के बाद आपका पलामू है, और तब रांची का नाम आता है। तो हजारीबाग कब बना जी, 1834। दुमका कब बना, 1855। पलामू कब बना, 1892। और रांची कब बना, 1899। तो रांची को मैं इसलिए बता दे रहा हूं, ये कैपिटल सिटी है यहाँ का। प्रश्न बन सकता है वैसे भी स्वतंत्र रूप से, वो सबसे बड़ा हो, सबसे पुराना हो, न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो ये याद रखिएगा। अभी जो पिछले 3-4 वर्ष पहले जब दरोगा का जो बहाली आया था, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम था, आपको बता दूं,
उसमें भी कुछ इस प्रकार के नायाब प्रश्न देखे गए, जैसे समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई कौन से जिले की है वगैरह वगैरह। इसको जरा सा देख लीजिए। तो समुद्र तल से ऊंचाई, ये याद रखिएगा कि समुद्र तल से ऊंचाई जो है मामले में सबसे ज्यादा कौन है, तो हजारीबाग। कौन है? हजारीबाग। कितना? तो 610 मीटर, ये याद रख लेना है। और नहीं सॉरी, सबसे ज़्यादा इनका नहीं है, 652 मीटर भी है। किसका? तो 3 जिला ऐसा जो समुद्र तल से 652 मीटर ऊंचा है, गुमला, रांची और रामगढ़। गुमला, रांची और रामगढ़, याद रखना है। वहीं न्यूनतम की बात करें अगर, एकदम न्यूनतम, तो याद रखिएगा साहेबगंज और गोड्डा। - 37 मीटर, साहेबगंज और गोड्डा, ये दोनों का कितना है? 37 मीटर। अब आपको पता है साहेबगंज जब हम जाते हैं तो उसके बाद गंगा मिल जाती है, तो यानी गंगा का वो मैदानी भाग है, सबसे डाउन है, सबसे नीचे है, तभी तो नदी वहां पे बह रहा है। जाहिर है अगर सबसे ऊपर नहीं था, नदी कभी ऊपर तो नहीं जा सकता। जो सबसे डाउन है वो गंगा यमुना का जो मैदान है, वहाँ गंगा नदी जहाँ से बह रही है वो तो सबसे डाउन वाला इलाका होगा ना। तो जाहिर है साहिबगंज और गुड्डा झारखंड के। क्वेश्चन देखिए अब क्या है, पिछली बार क्वेश्चन पूछा, न्यूनतम समुद्र तल से न्यूनतम ऊंचाई वाला जिला कौन है। तो अगर आपको हाइट नहीं भी पता है 37 मीटर, आप रटे नहीं भी है, तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि चूंकि गंगा नदी साहिबगंज से गुजर रही है और गंगा नदी अगर वहां से गुजर रही है तो सबसे नीचे होगा तभी गुजर रही है, बहुत ही मेजर रिवर है भारत का। तो जाहिर है साहिबगंज गोड्डा जो है आपका 37 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई की अगर बात करो तो। ठीक है, ऐसा ही एक सवाल और आ सकता है, मैं थोड़ा सा और बढ़ता हूं और खत्म करूंगा, अब ज्यादा लंबा भी जा रहा है, वीडियो लंबा जाना भी ठीक बात नहीं है, लेकिन हाँ मैं ईमानदारी से कह रहा हूं वीडियोस को फॉलो करिए, नोट्स को बनाते जाइए और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। फिर आप देखते रहिए कि मैं कुछ ही दिनों के अंदर में झारखंड के पोर्शन में आपको बहुत ही प्रकांड बना के छोड़ दूंगा। अब जो है एक पॉइंट और है कि जैसे प्रखंडों की संख्या में सर्वाधिक कौन है, सबसे अधिक प्रखंड कहां है, तो याद रखिएगा गढ़वा का प्रखंड सबसे अधिक है, एकदम दिमाग पर डाल लीजिए। गढ़वा नहीं, पलामू का है, सॉरी, पलामू 21 है और गढ़वा 20 है, ये पॉइंट आपके ध्यान में होना चाहिए। और अगर आप पलामू गढ़वा जानते हैं, उसका रांची का है 18, और भी है जिनका 18 है, लेकिन रांची का 18, सिंहभूम में शायद पश्चिमी सिंहभूम वगैरह का है। तो कुल मिलाकर के ये याद रखिएगा सर्वाधिक ब्लॉक्स वाला अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है तो पलामू, जिसमें 21 ब्लॉक है, 21 प्रखंड है, फिर गढ़वा जिसमें 20 प्रखंड है, फिर उसके बाद रांची का नंबर आता है। और सबसे कम अगर है तो कौन है भाई, तो 6 ब्लॉक वाले कई सारे हमारे यहाँ हैं, कई सारे हैं जहां मात्र 6 सबसे कम है। और उनमें से कौन कौन आता है, जैसे रामगढ़ आता है, रामगढ़ आता है, खूंटी आता है, पाकुड़ आता है, कोडरमा आता है, खूंटी, पाकुड़, कोडरमा। इसके बाद जिला वाला पोर्शन में, यानी जिला, डिस्ट्रिक्ट और प्रमंडल में जितने प्रश्न पूछे जा सकते थे, इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, इस थोड़ी सी मैंने थोड़ा सा एक लेवल में अंदर चला गया हूं, थोड़ा गहरा चला गया हूं, क्योंकि अब जरूरत है और इसलिए थोड़ा स्मार्टली काम करना है आप सबको। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर लगता है कि ये वीडियो आपको मदद कर रहा है, हमारा प्रयास आपके लिए कारगर साबित हो रहा है, तो आप सबसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, कोई विशेष टॉपिक पर अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे ही कुछ कंटेंट आपको दे दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा कि कौन सा वो टॉपिक है जिस पर मैं आपको दे दूं, मतलब आपको पढ़ा दूं, आपको बता दूं, ठीक है। क्योंकि देखिए, आपके कमेंट्स, आपके सुझाव के द्वारा हम लोग खुद में एक तरीके से सुधार ला पाते हैं, हमें पता चलता है कि हम किस स्थिति में हैं,
हमें और कितना इम्प्रूव करना, इस प्रकार की चीज़ों के लिए आपके कमेंट्स एक बेहतरीन मैकेनिज़्म है। सो कमेंट्स ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।